हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 63 है और इससे पहले हम 62 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस की प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? ठीक है, 51A के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम बात करें अब मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य ये लिए गए हैं सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रूस से ये लिए गए हैं, और इन्हें 1976 में 1976 के स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, और यह भाग 4A में सूचीबद्ध है। ठीक है ना, भाग 4A में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम में कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और उसके बाद में 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में। ओके, फिर बात करें मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार यह लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार ये लिए गए हैं, और यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ठीक है ना, और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 15, 22, 19, 25। तो जो कि भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तो ये है 22 भाषाएं। राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 भाषाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? तो इस्लाम का संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर नूह, पैगंबर यूसुफ, पैगंबर मोहम्मद या पैगंबर इब्राहिम? तो इस्लाम का संस्थापक माना जाता है, तो ये माना जाता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, पोंगल के त्योहारों के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल के त्योहार के दौरान लोग किसकी पूजा करते हैं? माँ दुर्गा, चंद्रमा, भगवान शिव या सूर्य की? तो पोंगल के त्योहार के दौरान लोग पूजा करते हैं, तो ये करते हैं सूर्य देवता की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या
छठी पंचवर्षीय योजना। तो ये शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो यह चली थी 2002 से 2007 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना तो यह 1997 से 2002 तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। और छठी पंचवर्षीय योजना तो यह 1980 से 1985 तक चली। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, भारत के उस लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिसने वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो किस भारतीय ने लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिसने 2021 अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियन में रजत पदक जीता? सीमा पुनिया, शैली सिंह, मर्सी कुट्टन या नैना जेम्स। तो जिन्होंने अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियन में रजत पदक जीता है लंबी कूद में, तो ये हैं शैली सिंह। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन यह मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? तो इनमें से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? तो ये है 2 एथिल पेंटेन। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत ने इनमें से किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया था? तो 2022 के टाइम पर, ठीक है ना, तो भारत ने किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया? तो ये किया था इजराइल के साथ। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन में राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज्य प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है? 54वें संशोधन में, 73वें संशोधन में, 71वें संशोधन में या 63वें संशोधन में? तो भारत के संविधान किस संशोधन में राज्य विधानसभा द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है? तो यह की गई है 73वें संशोधन में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 73वें संशोधन में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है राजस्व घाटा, ऋण नियंत्रण, राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा? तो जो भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है वो है ऋण नियंत्रण। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋण नियंत्रण। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी ने एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के लिए किसे हराकर अपना 41वां खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने एशियाई 100 यूपी बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के लिए किसे हराकर अपना 41वां खिताब जीता? तो ये जीता है ध्रुव सीतवाला को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव सीतवाला को हराकर अपना 41वां खिताब जीता। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य के बीच अंतर को दर्शाती है? कौन सा विकल्प गलत कथन दर्शाता है? पहला है पौधे, सबसे पहले पौधे और जंतु। ठीक है, तो पहला है पौधे गति नहीं करते, जंतु भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में घूमते हैं। तो ये तो सही है। फिर उसके बाद है अधिकांश ऊतक मृत होते हैं और जंतु में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो यह भी सही है। फिर है पौधे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। फिर है पौधे वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, जंतु वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डी, ये गलत है। ठीक है, पौधे और जंतुओं के बीच अंतर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ए और बी। लाल पत्ता गोभी के पत्ते, इन्हें मिलान करना है, ठीक है ना। तो लाल पत्ता गोभी के पत्ते, तो ये हैं प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक, ठीक है। फिर मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज ये है घ्राण सूचक। फिर उसके बाद प्याज और लौंग, तो प्याज और लौंग ये है अम्ल क्षार सूचक, ठीक है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी, सी ए बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन, सॉरी ये गलत है, एक मिनट, ये मैचिंग गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें जो लाल पत्ता गोभी के पत्ते हैं ये तो प्राकृत अम्ल क्षार सूचक है, ओके। फिर मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज ये है अम्ल क्षार सूचक है। और प्याज और लौंग, तो ये घ्राण सूचक है, ठीक है। लाल पत्ता गोभी के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक, मिथाइल ऑरेंज अम्ल क्षार सूचक, और प्याज और लौंग तो ये है घ्राण सूचक, ओके। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, ओके। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए दोहन स्थल है। तो कौन सा कथन भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए दोहन स्थल है, बोकारो, मणिकरण, तारापुर या कोलकाता। तो जो स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए दोहन स्थल है वो है मणिकरण, राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। चलिए नेक्स्ट है एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यह सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक निवल लाभ में भारत विश्व स्तर का स्थान कौन सा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, ठीक है, वन क्षेत्र में औसत वार्षिक निवल लाभ में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है तीसरा स्थान, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और उप न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, डैश इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाने से संबंधी इसकी जिम्मेवारी संसद को दी गई है। तो 1950 की मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और उप न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी कि डैश इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाने से संबंधी इसकी जिम्मेवारी संसद को दी गई है। तो ये है ऑप्शन ए 7 इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाने से संबंधी इसकी जिम्मेदारी संसद को दी गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अप्रैल 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 9% और 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था के 7.1% बढ़ने का अनुमान है। यह रिपोर्ट किसने जारी की। तो यह रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओके। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। तो प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है, तो ये करता है फर्न, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने और सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो ये कौन थे जो समाज सुधारक जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है ये राजा राम मोहन रॉय ने, राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने
1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को। फिर बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यह एक समाज सुधारक थे और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए अपना योगदान दिया था, ठीक है ना। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए सरकार के साथ मिलकर, ठीक है। फिर है स्वामी विवेकानंद, ये कौन थे? तो इनके बचपन का नाम था, या इनका मूल नाम कह लें तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का नाम था। स्वामी विवेकानंद यह रामकृष्ण, एक मिनट, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? तो ये की थी 1897 में, ओके। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था, या बचपन का नाम, तो इनका नाम था मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1875 में, ठीक है ना। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ओके। चलिए अब तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है सहसंयोजी यौगिक आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक आमतौर पर कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो ये प्रदर्शित नहीं करते हैं, वे कार्बन विलयक में घुलनशील नहीं होते, ओके। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है एक लड़का लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु की तीव्र प्रतिबिंब को पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश है। तो एक लड़का लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु की तीव्र प्रतिबिंब को पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग एफ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवश्यक रूप से सही नहीं है? तो यदि दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा काटती है तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा आवश्यक रूप से सही नहीं है? सबसे पहला है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों के एक युग्म का माप समान होता है। तो यह रूप सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा यही ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक लॉन्च किया जिसका नाम डैश है। तो जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक लॉन्च किया जिसका नाम पॉप्स है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। चलिए नेक्स्ट है
कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग ना करें। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो पहला कथन है, यदि एक पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। तो ये कथन सही है। फिर उसके बाद, यदि एक पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। दूसरा, कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद सतत वक्र बनाती हैं। तो इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन तीनों में जो कथन सही है वो है सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों, दो और तीन। ठीक है, ये कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो किस मंत्रालय ने पेश किया है? तो ये किया है विदेश मंत्रालय ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, किसी लेंस में पहला फोकस मुख्य उस बिंब की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा है, किसी लेंस में पहला मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर बनता है। फिर है, किसी लेंस में दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसका बिंब अनंत पर बनता होता है। और डी है, किसी लेंस में दूसरा मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर बनता है। तो इनमें से जो कथन सही है वो है ऑप्शन ए और बी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और बी, दोनों ये कथन सही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। फिर है, विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करता है। फिर तीसरा है, किशोरों को यौन शोषण से दूर रखने में सहायता करता है। और डी है, यौवन के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तो जो इसमें से गलत विकल्प है वो है ऑप्शन ए, कि अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से कितने राज्यों में मिशन इंद्रधनुष 4.0 का पहला दौर आयोजित किया गया था? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से कितने राज्यों में मिशन इंद्रधनुष 4.0 का पहला दौर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 11 राज्यों में। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? मेंढक, फूल, मृदा या कीट? तो जो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है तो ये है मृदा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और प्रोबियम। ठीक है, तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है तो ये है कैल्शियम। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करती है? तो इनमें से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करती है?
तो ये इंगित करती है मानव हड्डी की रीढ़ की, तो ये है 4 ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर है संख्या 4। राइट आंसर ऑप्शन डी संख्या 4, ये है मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्पन्न होती है? तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डोबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो डोबे राइनर की त्रिक उपलब्धि थी तत्वों के गुणों का परमाणु भार से संबंध स्थापित करने का प्रथम प्रयास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोबे राइनर की त्रिक की उपलब्धि थी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।